नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बहुत समय अंतराल के बाद एक बातचीत का जो सिलसिला है वो फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ उपस्थित है निर्मल रतनलाल बैद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो हमारा एक सवाल जो हम सभी से पूछते हैं, सबकी एक डिफरेंट जर्नी होती है इस फील्ड में। तो आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ, स्कूलिंग एजुकेशन कैसे कहाँ पे हुई, उस विषय में आप जी दर्शकों जी। से जरूर कुछ शेयर कीजिए। जी जी। मेरा जन्म हुआ है जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में। दराबा गांव है एक, जी। बिल्कुल उत्तर में, पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। ओके। 1962 में मेरा वहां जन्म हुआ। और मैं तो सबको मजाक में बोलता हूं कि मेरे जन्म लेते ही चीन ने हमला कर दिया भारत पर। और 65 में हमें दिल्ली आना पड़ा। पिताजी डॉक्टर थे, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध आरंभ होने वाला था उससे पहले 1965 में दिल्ली आ। ओके। उसके बाद में दिल्ली में ही मेरा पढ़ाई लिखाई और सारे काम 55 वर्ष दिल्ली में रहने के बाद पिछले 2.5 वर्ष से देहरादून में भी हम शिफ्ट हो गए हैं। ओके। लेकिन दिल्ली बराबर आना जाना होता है। तो आपकी शिक्षा दीक्षा किस फील्ड में हुई? मैंने तो साइंस में पढ़ाई की थी, हायर सेकेंडरी का लास्ट बैच था। ओके। और उसके बाद लेकिन किसी कारणवश अकेला पुत्र होने की वजह से मैं एनडीए में नहीं जा सका। ओ। और उसके बाद मेडिकल में भी कोशिश की, दिल्ली में नंबर, माँ ने बोला कि दिल्ली में ही पढ़ाई करनी है, बाहर नहीं जाना है। हम्म। तो उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट ईयर बीएससी के बाद बीकॉम लेकर फिर मैंने जो पढ़ाई शुरू की, और साथ में कला संस्कृति में बचपन से ही रुझान था तो उसी में ही लग गया। कॉलेज में भी मैं कल्चर सेक्रेटरी था अपने कॉलेज में। ओके। तो थिएटर कॉलेज से ही शुरू कर दिया था। ओके। थिएटर में वर्कशॉप करना, क्लासिकल परफॉर्मेंसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मैं कॉलेज में पढ़ता था, जाकिर हुसैन कॉलेज में, उनका करवाना। इस तरह से कला संस्कृति की ओर रुझान बचपन से था और उसी को फिर मैंने आगे बढ़ाया। ओके। तो जैसे कि आप। 1985 में हम्म। 1985 में परिधि आर्ट ग्रुप करके एक संस्था बनाई, जिसमें हम रंगमंच से शुरुआत की। और उसके बाद उसी संस्था में कला की जितनी भी विधाएं हैं उनके माध्यम से हम जन जागरण कर रहे हैं। ओके। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से बच्चों में कला संस्कृति की भावना जागे, जी। इसकी कार्यशालाएं स्कूलों में करते हैं। थिएटर से लेकर पेंटिंग की, नृत्य की, और उसी के माध्यम से बड़े बड़े विषय लेकर उसी के ऊपर समाज को परिवर्तन कर सकें, बुराइयों को दूर कर सकें। चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे बेटी के ऊपर जो समस्या है आती है, मेरी बेटी मेरा अभिमान करके हम पेंटिंग वर्कशॉप कर रहे हैं पूरे देश में। पेंटिंग कंपटीशन करते हैं। नुक्कड़ नाटक हेल्थ के ऊपर, छुपे रुस्तम द साइलेंट किलर, एक ओके। नाटक है 20 मिनट का, जिससे हाइपरटेंशन और डायबिटीज के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन है। उसमें भी हम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। वाह। तो जैसे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। आप लोक कला से बहुत समय से जुड़े हैं, और सिर्फ ये लोक कला में म्यूजिक या शास्त्र नृत्य ऐसे नहीं, आप बहुत सारे ट्राइबल फोक और अलग अलग तरह के आप जैसे इवेंट्स में भी जुड़े हुए हैं। तो उसके विषय में भी आप कुछ बताइए ना। हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे जब हम, ये अभी सिर्फ थिएटर से आरंभ हुआ था और धीरे धीरे सभी विधाओं का समावेश हो गया। क्योंकि मैंने अपना कैरियर फोटो जर्नलिस्ट के रूप में किया था 1987 में, लेकिन उससे पहले ही परिधि आर्ट ग्रुप हमने बना ली। तो उससे के माध्यम से हम कार्य कर रहे थे। और जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की, उसके बाद मैंने इंटरव्यूज करने शुरू किए, और मैंने विषय यही रखा, कला संस्कृति से, सिनेमा से, टेलीविजन से जुड़े हुए जितनी पर्सनालिटीज थी उन सबके इंटरव्यूज करना। तो इसी क्षेत्र में अधिकतर लोगों से, चाहे वो भीमसेन जोशी हो, चाहे अमजद अली खां हो, चाहे जाकिर हुसैन हो, अल्लाह रखा साहब हो, पंडित भीमसेन जोशी हो,
तो इन सब की न केवल फोटोग्राफी की बल्कि उन लोगों का सानिध्य मिला। मुझे बहुत रुचि होती थी, मैं कार्यक्रमों में जाता था, उनके कार्यक्रम सुनता था, और उसी को मैंने फिर निर्णय किया इसी को क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। और उसी के साथ मैंने देखा कि जो हमारे लोक कलाकार और आदिवासी कलाकार हैं वो सबसे अधिक उपेक्षित हैं। आदिवासी कलाकार एक तो पढ़े लिखे नहीं है, हम सब जानते हैं, बहुत कम है उनमें जो पढ़े लिखे होते हैं। सरकार की सारी योजनाएं वो केवल ऑनलाइन ही सारी सबके सामने आती हैं। तो हमने क्या किया, उन कलाकारों को सीधे संपर्क किया, कल्चरल मिनिस्ट्री के माध्यम से, ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से। हम पूरे देश में जहां जहां भ्रमण करते थे, हम उनके साथ कार्यक्रम करना, कल्चर मिनिस्ट्री को ट्राइबल ट्रूप्स देती थी और उन ट्राइबल ट्रूप के हम कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते थे पूरे देश में। ये हमारा नियमित रूप से चल रहा था। और अभी भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ट्राइबल टैलेंट हंट। ट्राइबल मिनिस्ट्री में हमारे आदिवासी कलाकारों में क्या क्या विधा है, क्या क्या टैलेंट है, उनका नृत्य, गायन और उनका क्या बोलते हैं, चित्रकला, उनके जो हैंडीक्राफ्ट में जो जो वो बनाते हैं, उन सब का हम उन्हीं के गांव में जाके डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ओके। और उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद और उसी को सरकार को हम दे रहे हैं एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में, ताकि उसको अच्छी तरह से सब लोग तो देख जैसे सकें। कि आप बहुत सालों से फोक और ट्राइबल और इन सब कलाओं से जुड़े हुए हैं, और जैसे कि आपने बताया बहुत सारे समय आप इवेंट से भी जुड़े हुए रहे, तो उसके जी, पीछे की क्या कहानी है वो हम जानना चाहेंगे। कहानी कुछ नहीं, इवेंट्स धीरे धीरे काफी बड़ी मात्रा में करने लगा मैंने स्टार नाइट भी की, एयरफोर्स की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन भी इंदिरा गांधी स्टेडियम में की ओके। 92 में। हाँ हाँ। पहली बार में 18 हास्य कलाकारों को लेकर आया। ओके। पप्पी लहरी का ऑर्केस्ट्रा था, जयाप्रदा थी, मतलब कुछ नायक नायिकाएं, और सबसे अधिक उसमें, अब ये लाफ्टर शोज हूं, मैं बोलता हूं कि सबसे पहले लाफ्टर शो मैंने किया। वाह। 18 हास्य अभिनेताओं को मंच पे लेके आना, उसका नाम ही धूम धड़ाका रखा था। ओके। ऐसे ही स्टार करिश्मा नाइट की मोहाली स्टेडियम में, और इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम करने का मतलब मुझे लगता था कि लार्जर देन लाइफ कुछ किया जाए। बिल्कुल। मैंने नैनीताल में अन्नू कपूर, पल्लवी जोशी के साथ नैनीताल अंताक्षरी की, ओके। जिसमें पूरे उत्तराखंड के 10,000 लोगों के ऑडिशन किए। वाह। उनमें से 240 लोगों को सिलेक्ट करके अन्नू कपूर के साथ 4 दिन की एक कार्यशाला की, और उसमें से 24 फाइनलिस्ट चुने और 8 टीमें बना के नैनीताल अंताक्षरी की नैनीताल में, जिसमें 42,000 लोगों ने मंच के सामने बैठ के उस कार्यक्रम को देखा। अरे वाह। इसी तरह से गंगा सांस्कृतिक महोत्सव किया उत्तराखंड में, 5 शहरों में 8 दिन तक गंगा के ऊपर कार्यक्रम हुए। गंगा के ऊपर नुक्कड़ नाटक, गंगा के ऊपर गीत प्रतियोगिता, गंगा के ऊपर बैले, गंगा के ऊपर सभी विधाओं के द्वारा पेंटिंग कंपटीशन, और सबसे बड़ा कार्यक्रम गंगा अवतरण बैले परमार्थ निकेतन में, गंगा जी के मध्य में मंच जो है उस पर गंगा अवतरण बैले किया, ओके, तो ये सब जो अपने आपकी आप में एक बहुत बड़ा। आपके यूट्यूब चैनल पे है ना ये सारी चीजें। हाँ, ये सब चीजें हैं। तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि सर का एक यूट्यूब चैनल भी है, दो तीन चैनल है शायद, मैं तीनों का जी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप लोग उस चैनल पर जाकर सर के किए हुए इवेंट्स और बहुत सारी चीजें, सर बहुत सारी जगह यात्रा करते रहते हैं, उसके छोटे छोटे वीडियोस जो आपको बहुत मंत्रमुग्ध करने वाले हैं, वो आप लोग जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर आप जी, जी, कंटिन्यू बहुत बहुत कीजिए। धन्यवाद। जी, मेरा ये मानना है कि कला, किसी भी मनुष्य में जो कला है वो ईश्वर की कृपा से ही वो कला उसके अंदर आती है। हम जो कलाकार है, हम किस पैसे से कोई व्यक्ति कलाकार नहीं बनाया जा सकता। कि आज मुकेश अंबानी चाहे अपने बेटे को गायक बना दें,
या उनको पेंटर बना दे, ये संभव ही नहीं है। बिल्कुल जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी कोई भी मनुष्य कलाकार नहीं बन सकता। बिल्कुल। अब किसी को अच्छा कंठ मिलेगा तो गायक बनेगा ना, आप रियाज करके उस कंठ को सुधार सकते हैं। पेंटिंग को अपने टीचर से या कोर्स करके आप उसको निखार सकते हैं। आप उसको पेंटर कलाकार नहीं बना सकते कभी भी। आप बिल्कुल चाहें कि चित्रकार बना दें हम किसी को, वो नहीं, संभव ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसका चयन कैसे किया जाए इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। हम थिएटर वर्कशॉप करते हैं स्कूलों में। पहले स्कूलों में थिएटर कंपलसरी था। मेरा तो मानना है आज जो मिडिल क्लास है, छठी सातवीं आठवीं, हम्म। 6, 7, 8, 3 साल थिएटर कंपलसरी होना चाहिए। उसका क्या लाभ है? उससे उस बच्चे में क्या कला है, अगर वो स्पोर्ट्स की उसके अंदर कला है, वो अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, अच्छा वक्ता बन सकता है, अच्छा कोई भी फील्ड का काम। थिएटर एक ऐसी चीज है, आप देखिए थिएटर में मेकअप से लेकर, अभिनय से लेकर, लेखन से लेकर, गीत लिखने से लेकर, और कॉस्ट्यूम डिजाइन से लेकर, लाइटिंग करने से लेकर, सारी म्यूजिक चीजें। बनाने से लेकर, कितनी सारी विधाएं एक नाटक में आती हैं। तो बिल्कुल इतनी सारी विधाओं को केवल रंगमंच से व्यक्ति सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जो उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, उसकी जो बोलने की कला है। एक बच्चा 100 में से 100 नंबर लेके आता है, लेकिन वो मंच पे खड़े होकर 4 लाइनें पंक्तियां नहीं बोल सकता। बिल्कुल। अपने विचारों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम रंगमंच है। शुरू वाकई। में तो अभ्यास से होता है और उसके बाद वो आपके जीवन की कला बन जाती है। बिल्कुल आज आप देखिए, एक अच्छा बोलने वाला एक अच्छा दुकानदार बन सकता है, अच्छा सेल्समैन बन सकता है, अच्छा बिल्कुल अध्यापक बन सकता है। हमें वही अध्यापक याद है जो कोर्स वही है, लेकिन उसमें से कुछ अध्यापकों का पढ़ाया हुआ जो एक बार उसने बोल दिया, वो सिर्फ हमारे कान में को आज भी। अच्छी तरह से उस। बिल्कुल उनकी बातें आज भी कान में गूंजती हैं। अच्छा, दूसरा आप बिल्कुल। उस दिन बोल रहे थे कि हर स्कूल से जो 5 जो बोलते हैं ना नकारा विद्यार्थियों को आपने इकट्ठा जी करके जी एक जी। वर्कशॉप किया था। वो हमने कैसे शुरू किया, मेरे जी मित्र हैं अरविंद गौड़ जो थिएटर गुरु के नाम से अब जाने जाते हैं। जी मेरे साथ ही परिधि आर्ट ग्रुप में हम लोगों ने कहा कि थिएटर वर्कशॉप करते हैं। जी। उस समय दिल्ली में थिएटर वर्कशॉप क्या भारत में नहीं होती थी। ओके। हम स्कूलों में गए थिएटर वर्कशॉप के लिए, सबने मना कर दिया हमें हम्म। कि हमें अपने बच्चे बिगाड़ने नहीं है। हमने ओके। बच्चों को अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित नहीं बनाना है। ओके। फिर हमने प्रिंसिपल से बात की और उनको समझाया कि हम आर्टिस्ट बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आए हैं। हमने उनसे तभी कहा कि आप हर क्लास के 5 नालायक विद्यार्थी, हम्म। 10 कक्षा के 50 बच्चे में दे दीजिए, जो एक्स्ट्रा हाइपर है, जो बिल्कुल पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता है, आप हमको वो दीजिए। और ये सचमुच में हमारा प्रयोग इतना सफल रहा। हमने 6 स्कूलों में वर्कशॉप की और उन बच्चों में से कुछ आज टीवी कलाकार हैं, अरे वाह। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित टीवी सीरियल के कला। कलाकार हैं। वाह। जी। और वो सारे के सारे बच्चे स्कूल के हीरो बन गए। सही। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा था, कोई पेंटिंग में अच्छा था, कोई सिंगिंग में अच्छा था, पर किसी को ये मालूम ही नहीं था। बिल्कुल अब उसका चयन कैसे करेंगे कि इस बच्चे में क्या विधा है? बिल्कुल। तो ये प्रयोग प्रत्येक स्कूल में होना चाहिए। तभी हम, आज सोचिए सचिन तेंदुलकर के माँ बाप अगर सिर्फ उसको पढ़ाते रहते तो क्या भारत को इतना बड़ा क्रिकेटर मिलता कभी? कभी नहीं। सचिन ने 10वीं भी पास नहीं की। बिल्कुल। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण है हमारे सामने। और कुछ लोग तो एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद फिल्म निर्माता बने, फिल्म निर्देशक बने, डॉक्टर वाकई। चंद्र प्रकाश। बिल्कुल। तो वो जो एमबीबीएस की पढ़ाई की वो व्यर्थ हो गई ना पूरे उनके जीवन में। वाकई। उस जगह पे एक दूसरा व्यक्ति एमबीबीएस पढ़ सकता था। बिल्कुल। तो बचपन में ही अगर हम ये जान लें कि इस बच्चे की रुचि किस में है, तो उसी को फिर हम आगे जो है, जी। उसी क्षेत्र में वो आगे ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जैसे हम एक चीज और पूछना चाहेंगे, जो संस्कार भारती जो सरकार की संस्था है, और जी। उसे लेके कई सारे लोगों के मन में ऐसी अवधारणाएं हैं कि संस्कार भारती सिर्फ संस्कार रंगोली ही बनवाती है। तो उसको आप थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे
आपके माध्यम से कि जी संस्कार भारती किस तरह से काम करती है, और संस्कार भारती के थ्रू लोगों को, कलाकारों को जुड़ना हो तो कैसे जुड़े, क्योंकि ये सब विधाएं वहां पे भी हैं, और वो जी जी सीख जी। के कोई बहुत अच्छा काम कर सकता है, बहुत अच्छी जगह पहुंच सकता है। तो उसके बारे में भी ठीक कुछ थोड़ा बात है। विस्तार में जरूर बताइए। अच्छा, पहले मैं एक ध्यान दिला दूं आपको, संस्कार भारती भारत सरकार की संस्था नहीं है। ओके। ये एक इंडिपेंडेंट संस्था है और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था है। ओके। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सांस्कृतिक विभाग है, कल्चरल विंग। संस्कार भारती ओके। कल्चरल विंग है, जो पूरे देश में कला के कार्यक्रमों को करवाता है। हम्म। और मैं भी जुड़ा हुआ हूं संस्कार भारती से। ओके। मेरा ये मानना है कि संस्कार भारती में आप लोग जो भी जुड़ना चाहे वो आए। कार्यालय हैं, हमारे केंद्रीय कार्यालय हैं, राज्य स्तर पे कार्यालय हैं। तो संस्कार भारती का काम ही है कि संस्कारित कार्यक्रम हो, गीत के, नृत्य के, रंगोली। कुछ राज्यों में रंगोली ज्यादा होती है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तो जी। इसलिए वहां रंगोली के कार्यक्रम ज्यादा होते हैं। अब दक्षिण भारत में जहां नृत्य होता है वहां नृत्य के कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल। हमने कार्यक्रम किया था अपना पूर्वोत्तर एक उत्सव। ओके। तो नॉर्थ ईस्ट के 350 कलाकार आकर दिल्ली में प्रगति मैदान पे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस दी थी। वाह। सारे लोक कलाकार थे और आदिवासी कलाकार। हम्म। और आखिरी दिन मैंने 8 राज्यों की आधे आधे घंटे के विवाह समारोह मंच पे दिखाए। ओके। क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल शादियां होती हैं जी। उनमें सबसे अच्छे कॉस्ट्यूम होते हैं, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम होते हैं, ट्रेडिशनल संगीत होता है, ट्रेडिशनल हमारा जो नृत्य होता है। तो किसी भी राज्य के संस्कृति को जानना है तो वहां का एक विवाह देख लीजिए आप, बिल्कुल। जो आज भी उस प्रकार से, आज के मॉडर्न विवाह को छोड़ दिया जाए, आज भी गांव में जो शादियां होती हैं कब से गीत गाने लग जाते हैं। बिल्कुल। छोटे छोटे कितने ही कार्यक्रम होते हैं विवाह के, और उन सब में कोई ना कोई गीत होते हैं, उन सब में नृत्य होते हैं। पंजाब में एक अलग है, उसमें दूल्हा जो है छुप जाता है गांव में जाकर। जी। तो फिर पूरे वो डांस करते हुए जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल। हम इसके माध्यम से ही हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हाँ हैं, जी। जो जैसे कि हम अगर बात करें कि कला जो ट्राइबल और फोक के अलावा जो समकालीन कला है, जिसके हाँ जी। हाँ ऊपर जी। जिसके ऊपर सरकार अभी थोड़ा थोड़ा बहुत उनको इस तरह से एप्रिसिएशन अभी मिल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कई जी जगह जी। पे ऐसे हैं, जैसे जो बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे एनजीएमए हैं या ललित नहीं। कला जैसी संस्थाएं हैं, उनको भी एक हाँ इस जी। तरह की एडवाइजरी कमेटी होना चाहिए, जिसपे है ना लोगों को वर्कआउट करे। फिर कुछ अलग तरह के जैसे सरकारी भवन्स हैं, उसमें भी 3 या 5% का जो कला के उसमें निवेश करने के लिए बोलते हैं। तो इन चीजों को जी। सजेस्ट करने के लिए भी मेरे ख्याल से लोगों का है ना सही कलाकारों का एक टीम गठित होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस विषय में? नहीं नहीं, ये गठित हैं। हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। मैं तो और कह रहा हूं कि अभी हमने शुरू किया है, हम अपने जी। मंदिरों को शक्ति केंद्र बनाएं। जी। अभी हमारी जो कल्चर मिनिस्ट्री है, उसके पूरे देश में जोनल कल्चर सेंटर है। ओके। हमारे 6 जोनल कल्चर सेंटर हैं जिसमें प्रत्येक राज्य का रिप्रेजेंटेशन है। वहां हम्म। पे अपने विजुअल आर्टिस्ट भी, डांसर भी, म्यूजिशियन भी, उन सभी को बुलाकर कार्यक्रम कराए जाते हैं और बहुत बड़ा बजट उनके पास होता है हमारे जोनल कल्चर सेंटर में। ओके। जैसे अपना इलाहाबाद में है, नागपुर में है, हम्म। अपना राजस्थान में जो है वो जोधपुर में है, राजस्थान में। जो हम्म। गुजरात महाराष्ट्र इसको देखते हैं, महाराष्ट्र में, नागपुर में है। तो हर जोनल कल्चर सेंटर में हम, आप संपर्क करें, आप सिर्फ इतना लिखिए जोनल कल्चर सेंटर इन इंडिया, ओके। तो उन सबके पूरी एड्रेस आ जाएंगे, ईमेल आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा। सभी हम्म। कलाकारों से मेरा तो यही निवेदन है कि वो वहां जाएं, मिलके आए, वहां पत्र लिखें। उनकी जितनी योजनाएं हैं सारी हमारी नेट के ऊपर मिल जाएगी, उसके माध्यम से जुड़कर उनके साथ काम करें। बिल्कुल। दूसरा, मंदिर हमारे शक्ति केंद्र थे आज से 2000 2500 वर्ष पूर्व। आप ये ध्यान रखें, आज हम पुनः मंदिरों को शक्ति केंद्र बनाएं। बिल्कुल। मंदिरों में नृत्यालय हो, मंदिरों में जो बड़े मंदिर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनमें सुबह योग हो, उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस हो, डांस
क्लासिकल डांस की वहां क्लास हो, संगीत की वहां क्लास हो, पेंटिंग के टीचर्स वॉलेंट्री आके पहले शुरू करें। पहले तो बिल्कुल बच्चों को खोजना है कौन से बच्चे अच्छे हैं जो पेंटिंग में, फिर जो उनमें से अच्छे निकले उनको हम कॉलेज ऑफ आर्ट और इन सब में भेजें। बिल्कुल। ये मेरा मानना है। तो इसी के माध्यम से हम एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। हम 5 लाख मंदिरों में, आप सोचिए, अगर नृत्य की क्लास शुरू हो जाए, अगर पेंटिंग की क्लास शुरू हो जाए, तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। नहीं वाकई, और ये सारी चीजें तो मेरे ख्याल से पहले होती थी। पहले के समय में जी। जैसे गुरुकुल थे जब, तो अब तो वो हाँ जी। गुरुकुलों की संख्या घट गई है, ना के बराबर तो हो गई है, बट वो सारी जी। चीजें अब अगर वापस से शुरू होंगी तो बहुत अलग, एक अलग समाज को एक अलग उदाहरण मिलेगा। नहीं, बिल्कुल। ये अभी बढ़ना शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ आचार्य कुलम रामदेव जी ने भी आरंभ कर दिया, जहाँ संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश 3 भाषाओं में पढ़ाई हो रही है। ओके। खाली पढ़ाई नहीं, वो बोलते भी हैं। हाँ, हम्म। कट गया, दोबारा कट गया। मतलब वो जो है, 3 भाषाओं में अगर बच्चा पढ़ लिख के आएगा, जिसे संस्कृत अच्छी, इंग्लिश अच्छी और हिंदी अच्छी आती है, वो पूरी दुनिया में कहीं मार खा पाएगा। फिर इसके अलावा वहां घुड़सवारी, ओके। मार्शल आर्ट, और जितने भी भारतीय खेल हैं, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, कुश्ती हो गया, कबड्डी हो गया, इन हम्म। सब की क्लासेस वहां होती है। हमें ओके। ऐसे विद्यालय आरंभ करने हैं। ये गुरुकुल को एक मॉडर्न स्वरूप है। हमें गुरुकुल सच में चाहिए। हर मंदिर में व्यायामशाला, योगशाला, पाठशाला, आरोग्यशाला, नृत्यशाला, ये सब अगर हम मंदिरों में आरंभ कर दें, एक तो खर्चा बहुत कम होगा, और वाकई। उसके बाद हम सचमुच में अपने संस्कारित कार्यक्रम, हम अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगे। बिल्कुल। वाकई ये तो बहुत अच्छा प्रयास है, और मेरे ख्याल से ये सारी चीजें बहुत धीरे धीरे, जो जिन लोग इस चीजों से अवगत नहीं हैं वो धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे तो और पता चलता जाएगा। अच्छा, हम अब हाँ। जानना चाहेंगे कि जो नए विद्यार्थी हैं, जो कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, वह अभी पास आउट होकर आए हैं, वो लोग अपने एज ए कैरियर में, वो आप उनको क्या मैसेज देंगे जो उनको जीवन में काम आए? सबसे महत्वपूर्ण बात है, किताबी शिक्षा के अलावा व्यवहारिक शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। हम एक बिल्कुल। और कार्यक्रम कर रहे हैं। हम प्रज्ञालय, विद्यालय में ही 1 घंटे प्रज्ञालय की क्लास होगी, और विद्यार्थी को हम प्रज्ञार्थी बोलेंगे। ओके। हम जीवन में, आप देखिए ना, हम जो भी किताबी पढ़ाई कर रहे हो, कितना काम आ रही है हमारे। हम्म। हमने अलजेब्रा पढ़ा, वो किसी के काम आया? बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़े हमने जिसका हमें कोई उपयोग ही नहीं हुआ। बिल्कुल। जो व्यवहारिक ज्ञान हमें मिलना चाहिए साथ में, क्योंकि अभी भी हम लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी पढ़ रहे हैं। हम एक काले अंग्रेज पैदा कर रहे हैं। हम बाबू बनने की, नौकरी लेने के लिए बात करते हैं कि हमारी एक नौकरी हो जाए, चाहे चपरासी की नौकरी लग जाए। हम अपना व्यवसाय, अपना काम, वो केवल ज्ञान जब आपको प्राप्त होगा, उसी से आप कर पाएंगे। बिल्कुल। आज स्टार्टअप जितने भी शुरू हो रहे हैं, आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने हर व्यक्ति को, हर कला को उन्होंने प्रोत्साहित किया है। आज बिल्कुल। हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है, पहली बार भारत में 3 कल्चरल मिनिस्टर हैं, 3 ट्राइबल मिनिस्टर। वाकई। और 20 साल पहले कल्चर मिनिस्ट्री नहीं थी भारत में। भारत सांस्कृतिक देश है, इसी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। बिल्कुल। कितनी विविधताओं की हमारी कलाएं हैं, कितने प्रकार की चित्रकला है। हमारे हर राज्य की अलग चित्रकला है। लद्दाख की अलग है, केरल की अलग है, राजस्थान की अलग है, गुजरात की अलग है। हर प्रदेश की एक लोक चित्रकला में ही कितने प्रकार से हमारे आदिवासी भी जो चित्रकला करते हैं, चाहे वो गोंड की पेंटिंग हो, चाहे मधुबनी हो। मधुबनी बिल्कुल। भी एक गांव की पेंटिंग ही है ना। वाकई। और सब में तो, अलग अलग विधाएं हैं, तो, अलग अलग तो तरह के पहचान है एक। अलग अलग तरह का है। अभी वर्ली पेंटिंग जो महाराष्ट्र की है, वर्ली एक जगह का नाम है, वहीं से पेंटिंग निकल के आई है। आज मतलब हमारे साड़ियों के ऊपर, सूट के ऊपर वर्ली पेंटिंग हो रही है। बिल्कुल। और कितना उन सब में मतलब चाहे वर्ली पेंटिंग हो, चाहे गौन पेंटिंग हो, चाहे फड़ पेंटिंग हो, हमारे पूरे महाभारत, रामायण, इन सबको चित्रित किया जाता है।
बिल्कुल। हमारी कहानियां पूरी चित्रित की जाती हैं। और ये तो एक चीज हमारी तो, कला। एक चीज तो मैंने देखा है, ये जो वर्ली आर्ट है वो आजकल स्टार्टअप के तौर पे लोगों ने, कई सारे लोगों ने अपने कपड़ों पे वो करना शुरू किया, तो जिससे कि वर्ली जी आर्टिस्ट जो हैं उन लोगों को बहुत अच्छा खासा उसका लाभ मिल रहा है। और जो बाहर से आते हैं उस तरह हाँ के चीजों को ये वो पसंद करते हैं। तो इस तरह के जो ट्राइबल और फोक से रिलेटेड जो कला है, उसको जब हम दैनिक जीवन में हम अगर उसको कपड़े के ऊपर इस्तेमाल करना, चादर, इन सब चीजों पे इस्तेमाल करना शुरू करें, तो ये एक नया स्टार्टअप के तौर पे एक नई चीजें हमें मिल सकती हैं। जी जी बिल्कुल। इसी प्रकार आप देखिए ना, आप वॉल पेंटिंग जो शुरू हुई है जी जी। वो इसी सरकार द्वारा आरंभ की गई। आज देश में हमारे वो शहर जो देखने में इतने गंदे लगते थे, आज हमारी पेंटर्स ने उन दीवारों को पेंट करके उन क्षेत्रों को कितना अच्छा कर दिया। बिल्कुल, जैसे मधुबनी में अगर हम देखें तो मधुबनी में जो स्टेशन है उसको बिल्कुल मधुबनी के पेंटिंग से वो सजाया बिल्कुल गया है। सही है। मधुबनी स्टेशन कितना सुंदर हो गया मधु पेंटिंग से। वही। हमने अलीगढ़ में आरंभ किया था। आप जानते ही हैं अलीगढ़ इतना गंदा शहर था, चले जाइए कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई भी कहीं भी थूक देता था, कहीं भी मतलब वहां खड़ा होकर पेशाब कर देता था। आज पूरा अलीगढ़ इस तरह से पेंट कर दिया गया है कि हम्म। सोचना पड़ता है कि कूड़े वाले को मैं कहीं कूड़ा फेंकू कि नहीं फेंकू। बिल्कुल। अब हमारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। करनाल, इधर करनाल में हमने 22 किलोमीटर के जो फ्लाईओवर से एक ही दिन में पेंटिंग कंपटीशन करा के हमने उनको पेंट करा दिया। ओके। 122 ग्रुप आए थे पेंट करने के लिए। वहां हम्म। के एडमिनिस्ट्रेशन ने सारा खर्चा किया, पेंट का, सीढ़ियों का, जो भी उनको उपयुक्त था। और उसमें पुरस्कार मनी रखी हुई थी, 1 लाख रुपए, 75,000, 50,000, इस तरह से। एक तो कलाकारों को इतना उन्होंने काम किया, उनको लगा कि हमने देश के लिए एक अच्छा कार्य किया है, और एक पूरा बिल्कुल। शहर सुंदर दिखने लगा। आज आप पूरे बिल्कुल। देश में देखिए, जहां जहां कुंभ हो चुके हैं वहां सब जगह कितनी पेंटिंग हो रही है। आप अभी मथुरा भी चले जाइए, आप वाराणसी जाइए, हरिद्वार जाइए, सब दीवारें, लगता है कि हम सच में भारत देश में हैं। नहीं, हमारा एक वाकई। देश सांस्कृतिक कई देश है, इसमें आध्यात्मिक देश है। इसमें भी दो चीजें हैं, कई जगह तो बहुत जी खूबसूरती से हुए हैं, कई जगह लोकल ठेकेदारों को वो काम दिया गया जिससे उन्होंने बहुत खराब किया है। तो ये नहीं नहीं, मैं ये चीजों सहमत को, हूँ पूरा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव को ना ये चुनना पड़ेगा कि वाकई जिसका काम करने योग्य है नहीं वो उन्हीं लोगों को। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे को काम मिले, यहाँ हरिद्वार पूरे विश्व से लोग आते हैं। बिल्कुल। लेकिन वहां एक अधिकारी थे, उन्होंने इतना सस्ते में वो ठेका दे दिया किसी को, हम्म। कि आप चित्र देखेंगे हरिद्वार में तो बहुत ही दुख लगता है। इतने भद्दे भद्दे साधु महात्माओं की तस्वीरें वहां बना दी दीवारों के ऊपर, नहीं, पर जो वही और वही मैं इतनी बोल रहा अच्छी हूँ ना भव्य बन सकती। कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ना उनको भी ये सीखने की जरूरत है, उसके लिए एक एडवाइजरी कमिटी बैठनी चाहिए जो कि बिल्कुल हमेशा ठीक है। मेरा वो तो इसके मानना ऊपर है, ध्यान दे। मैं तो इससे आगे मानता हूं, जनता, सारे कलाकार मिल जाएं, जो जिस क्षेत्र के लोग हैं वो सब एकजुट होकर इस बात को सरकार के सामने रखें तो ये होगा। बिल्कुल। अब आप देखते हैं कि अगर आप लिखेंगे ही नहीं, आपकी सड़क खराब है, आपकी नालियां टूटी हुई हैं, अव्यवस्था है, सब लोग निश्चिंत बैठे हुए हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, केवल कोसना है सरकार को जो भी आ जाए। अरे बिल्कुल। आप उस डिपार्टमेंट में सामूहिक तौर पर पत्र लिखें, अपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखें, मंत्री को पत्र लिखें, उस डिपार्टमेंट के हेड को पत्र लिखें, उसको मीडिया के थ्रू उजागर करें। कितने सारे प्रकार हैं कहने के, नहीं, बिल्कुल। काम और अपने आप होगा। ये चीज तो मैंने देखा, अभी मैंने खुद ने भी ये चीज फील किया। अभी दिल्ली से आते वक्त एक वो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी है ना, वो बंद थी। तो मैंने उसको तुरंत ट्विटर पे डाला और मैंने उसको रेलवे को टैग किया। और उसके थोड़ी देर बाद उनका रिप्लाई आया कि वो सुधर गया है। तो हम लोग कोसने के अलावा अगर हम उनको ये चीज बता काम के करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो वो लोग सही नहीं करेंगे, क्योंकि वो ठीक करने वाले तो ठेकेदार के लोग हैं। तो वो सारी चीजें हमें ही जागरूक होना होगा, कोसने के बजाय हम थोड़े बिल्कुल बिल्कुल। जागरूक होके उसको सही व्यक्ति तक पहुंचाएंगे तभी वो संभव है। और सर अंत मैं एक में छोटी हम। सी बात बताता हूँ। बिल्कुल। एक छोटी सी बात मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सब तक पहुंचे। हम ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, जी जी। और सब बैठे हुए हैं, आधा घंटा 1 घंटा ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। मेरे एक मित्र ने बताया कि आप उसी समय 100 नंबर पे फोन कीजिए, जैसे ट्रैफिक जाम में आप फंसते हैं, आपको लगा कि ये जाम लंबा लगने वाला है, आप 100 नंबर पे फोन कीजिए, एक नहीं 100 लोग करें, हाँ हाँ। विद इन 3 मिनट पुलिस आके उस जाम को खुलवा देगी। लेकिन वाह। कोई फोन ही नहीं करता है।
मेरे साथ तो कई बार अनुभव हुआ। जिस दिन से मुझे जानकारी है, किसी भी चौराहे पे जैसे लाल बत्ती बंद होती है तो सब लोग आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। अब उनको हटाने के लिए कोई आता नहीं है। केवल आप 100 नंबर पे, और अभी तो 102 नंबर आ गया, आप उस पर फोन हम्म। कीजिए, विद इन 5 मिनट्स वो जाम खुल जाए। ओके। तो ये जानकारी सबको होनी चाहिए। ओके। नहीं, कई लोग ऐसे कतराते भी है ना कि जिसने फोन किया फिर बाद में पुलिस उसको परेशान ना करे कि हम क्या। कोई परेशान नहीं करती थी। हम तो ये सैकड़ों फोन कर चुके हैं, आज तक तो फोन आया ही नहीं। तो ये सब चीजों के लिए भी होता है। और अच्छा, अंत जी। में हम चाहेंगे कि आप इस चैनल के लिए भी दो शब्द कहें। नहीं नहीं, शब्द मैं बिल्कुल कहूंगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कला से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। जिस विधा को आप सचमुच में सबके सामने लेके आ रहे हैं एक अलग प्रोस्पेक्टिव से। अभी आपकी एग्जीबिशन दिल्ली में चल रही है, 2 महीने तक चलने वाली है। मैं काफी लोगों को वहां भेजूंगा जी। जो भारतीयता, और आप जो बांग्लादेश देश बन चुका है, वहां के आप निवासी हैं, वहां के रहने वाले हैं, वहां से आकर आप भारत में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, और उन सब चीजों को दर्शकों के सामने ला रहे हैं कि बिल्कुल। इस नए एंगल से भी चित्रकला को देखा जा सकता है। ये देखिए, बिल्कुल। ये केवल ईश्वर की कृपा से ही ऐसा होता है, वरना तो वाकई। आप भी जैसे बाकी सब लोग चित्र बना रहे हैं वैसे ही बना रहे होते। बिल्कुल। उस कला में एक नए आयाम के द्वारा कुछ सामने प्रस्तुत करना, और जो सबको अच्छा लगे, वो सचमुच में अद्भुत होता है। तो आप बहुत अच्छा करें, मेरा आशीर्वाद है। और मेरे लायक कोई भी, आप अपने चैनल के माध्यम से बोलिए, कला के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम में, गौ माता के लिए कोई भी कार्य किसी को करना हो, गौशालाओं को हम मतलब ऐसे कार्य कर रहे हैं कि वो स्वावलंबी हो जाएं। आज एक ओके। गौशाला अपने आप में 500 लोगों को रोजगार दे सकती है। वाह। हम गाय को तरस खा के ना पालें कि गाय माता की हमको रक्षा करनी है, दूध नहीं दे रही है तो उसके लिए गौशाला खोलनी है। दूध ना देने वाली जो गाय है, वो, उनका गौमूत्र और गोबर इतना कॉस्टली बिकता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। ओके। आज गौ माता के मूत्र जो है वो 900 रुपए लीटर, ओ। इतनी मेडिसिनल वैल्यू उसकी बन जाती है कि 900 रुपए 1 लीटर बिक रहा है मार्केट में। बहुत। इतनी डिमांड है। Amazon 200 रुपए किलो गोबर को बेच रहा है। हाँ, वो तो आज मैंने देखा है। पेंट बन रहा है गोबर का, गोबर के कितनी सारी चीजें बन रही हैं। तो इन सब चीजों को हम उपयोग में लाएं और अपने किसानों को, अपने जो गांव को संपन्न करें, और कला संस्कृति और इन सब के माध्यम से हम आगे बढ़े। यही मेरा सबसे निवेदन है। बिल्कुल। और अंत में हम चाहेंगे कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देखें वो लोग चैनल पर जाके सब्सक्राइब करें। सर का चैनल भी मैं इसमें नीचे लिंक में दे दूंगा। और सर, मैं आपके माध्यम से और भी लोगों से बातचीत करना चाहूंगा जो कि देश की कला और जी, संस्कृति के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल जी, आपको बिल्कुल। फोन पे उस सारी चीजों के लिए मैं बातचीन जरूर करूंगा। और आपने इतना बिल्कुल सारा शॉर्ट आपका स्वागत है। नोटिस पे समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, और हमेशा धन्यवाद उन जी। दर्शकों को भी बहुत सबको बहुत मेरा धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत माता। जय भारत।